हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स सब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। इसमें जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये उसका पार्ट 10 है। इसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इनको हम फैक्टर्स ही कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो इफेक्ट करते हैं आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट आपका इसमें आ जाता है प्रोडक्शन टाइम। देखो, अगर आपका गुड्स ऐसा है जिसमें डील कर रही है आपका जो बिजनेसमैन है या कंपनी है, वो इस तरीके का गुड्स है जिसके प्रोडक्शन में काफी ज्यादा समय लगेगा। जैसे कि आपका वाइन का, अगर कंस्ट्रक्शन में ज्यादा वाइन जो बनती है उसको बनाने में ज्यादा समय लगता है या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वगैरह में ज्यादा टाइम लगता है, तो सप्लाई कैसी होगी? लेस इलास्टिक होगी। बट वहीं पर इसके अपोजिट अगर गुड ऐसा है कि जिसका प्रोडक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे आपके मैन्युफैक्चर जो गुड्स हो गए, तो उस केस में सप्लाई कैसी होगी? मोर इलास्टिक। तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि उसमें ज्यादा सब टाइम लग रहा है बनने में, तो उसकी सप्लाई होगी लेस इलास्टिक। और वहीं पर अगर आपका प्रोडक्ट इस तरीके से है कि उसके प्रोडक्शन में कम टाइम लग रहा है, तो उसकी सप्लाई कैसी होगी? मोर इलास्टिक। तो फर्स्ट पॉइंट में आपका ये है। सेकंड हम आ जाते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो सिंपल, अगर इस तरीके से है कि रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो सप्लाई क्या होगी? मोर इलास्टिक होगी। बट अगर इस तरीके से है कि रॉ मटेरियल लिमिटेड है या स्कैर्स रिसोर्सेस है, या स्कैर्स रॉ मटेरियल्स है या एक्सपेंसिव है, तो उस समय सप्लाई कैसी होगी? इनइलास्टिक होगी। थर्ड है आपकी स्पेयर कैपेसिटी। यहाँ पर स्पेयर कैपेसिटी से हमारा मतलब है, देखो कोई भी फर्म होता है उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी कि कितना प्रोड्यूस कर सकता है। तो स्पेयर कैपेसिटी से हमारा मतलब है कि फर्म की वो कैपेसिटी जो अभी अनयूज्ड है। तो अगर कोई फर्म ऐसा है कि जो से उसकी कुछ कैपेसिटी प्रोडक्शन की अनयूज्ड है, तो आउटपुट को, सही बात है, जल्दी से क्विकली वो इंक्रीज कर सकते हैं, तो सप्लाई ज्यादा इलास्टिक होगी। बट अगर उसके ऐसी कोई भी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, उसके सारे रिसोर्सेज अच्छे से उन्होंने यूटिलाइज कर लिए हैं, तो सप्लाई उसकी कैसी होगी? लेस इलास्टिक होगी। तो अगर सही बात है स्पेयर कैपेसिटी है उनके पास ज्यादा, तो सप्लाई होगी आपकी मोर इलास्टिक। और वहीं पे अगर उनके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं होगी, मतलब अच्छे से पहले ही यूटिलाइज कर चुके हैं अपने रिसोर्सेज को, तो ये कैसी होगी? सप्लाई लेस इलास्टिक। फिर आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर इस तरीके से कि फर्म जैसे कोई भी गुड्स प्रोड्यूस वगैरह कर रहा है, तो उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी उसके पास। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब कि जैसे एक गुड है, उसकी अगर डिमांड कम है, तो क्या वो उसके रॉ मटेरियल को इजीली दूसरे में शिफ्ट कर सकता है जिसकी डिमांड ज्यादा है। तो यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी से हमारा मतलब ये है, अगर कंपनी के ऐसे तरीके से कि वो इजिली स्विच कर सकते हैं प्रोडक्शन बिटवीन डिफरेंट गुड्स, तो उसकी सप्लाई कैसी होगी? अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो सप्लाई कैसी होगी? मोर इलास्टिक। वहीं पर अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो सप्लाई कैसी होगी? इन इलास्टिक। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट है स्टोरेज एबिलिटी। ऐसे गुड्स जिनको हम स्टोर कर सकते हैं। कैसे गुड्स जिनको स्टोर कर सकते हैं? किनको कर सकते हैं लंबे टाइम तक स्टोर? जो आपके नॉन पेरिशेबल गुड्स होते हैं। नॉन पेरिशेबल गुड्स कौन से? जो जल्दी खराब नहीं होते हैं, तो उनकी जो सप्लाई है वो मोर इलास्टिक होती है। और जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, क्योंकि उनको तो आप ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, तो आपकी पेरिशेबल गुड्स की जो सप्लाई होती है वो कैसे होती है? इन इलास्टिक सप्लाई होती है। तो गुड्स जिनको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, जैसे कि नॉन पेरिशेबल गुड्स, उनकी सप्लाई आपकी किस तरीके से होगी? इलास्टिक सप्लाई होगी। क्योंकि जैसी उनकी प्राइस राइज होगी, फॉर्म उनको मार्केट में लेकर आ जाएंगे। बट पेरिशेबल गुड्स जैसे आपका मिल्क हो गया, सब्जियां होगी, जिनको आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, तो इनकी जो सप्लाई होती है वो कैसी होती है? इन इलास्टिक सप्लाई होती है। फिर आपका जो सिक्स फैक्टर है वो है होता है आपका टाइम फैक्टर। लॉन्ग रन में यूजली क्या होता है कि सप्लाई किस तरीके से होती है? अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, तो सप्लाई कैसी होती है? मोर इलास्टिक होती है। ठीक है, लॉन्ग रन की बात करें अगर। और ऐसा क्यों? क्योंकि फर्म के पास टाइम होता है अपने प्रोडक्शन को एडजस्ट करने का, नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का। बट वहीं पर शॉर्ट रन में कैसी होगी? इन इलास्टिक होगी। क्योंकि भाई शॉर्ट रन में
छोटे टाइम में इतना ज्यादा टाइम तो नहीं होगा उनको कि भाई अपनी नए नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे या नए नए एडजस्टमेंट करे प्रोडक्शन में, नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में है उन पे टाइम, तो तभी वहाँ मोर इलास्टिक है सप्लाई, और शॉर्ट रन में नहीं है तो इन इलास्टिक है। अब आ जाता है आपका बैरियर्स टू एंट्री। अगर देखो ऐसा है कि नए फर्म इजिली मार्केट में एंटर कर सकते हैं तो सप्लाई कैसी होगी, मोर इलास्टिक। बट अगर बैरियर्स वगैरह लग रखे जैसे लाइसेंसिंग वगैरह या हाई स्टार्टअप कॉस्ट है, तो वहीं पर आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। तो अगर बैरियर्स नहीं है तो आपकी सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक। और अगर बैरियर्स वगैरह है किस तरीके से कि नए फर्म की एंट्री पे लाइसेंस लेना पड़ेगा या उनको हाई स्टार्टअप कॉस्ट देना है, तो वहां पर सप्लाई क्या हो जाएगी, मोर इन इलास्टिक। नाइन्थ आपका आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सिंपल सी बात है, अगर फर्म नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करेंगे तो उससे उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर अच्छा हो रहा है तो सप्लाई कैसी होगी, मोर इलास्टिक। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का यूज करके उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और वो सप्लाई बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए सप्लाई मोर इलास्टिक होगी। बट अगर कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, सप्लाई कहाँ से इंक्रीज होगी, तो उस समय सप्लाई कैसी होगी, इन इलास्टिक। फिर आ जाता है आपके गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रेगुलेशंस में क्या क्या आता है, देखो टैक्सेस हो गए, सब्सिडीज भी लगाती है, सब्सिडीज, टैक्सेस या रेगुलेशंस वगैरह जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं या तो आपके सप्लाई को इंक्रेज करेंगे कि बढ़े, या आपके सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपकी सप्लाई की इलास्टिसिटी को अफेक्ट करती है। देखो अगर गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है काफी स्ट्रिक्ट है, हाई टैक्सेस ले रही है, तो फर्म के लिए मुश्किल होगा अपनी सप्लाई को इंक्रीज करना, तो उस समय उनकी जो इलास्टिसिटी है उसको रिड्यूस कर देगा। बट वहीं पर सब्सिडीज वगैरह जो है इलास्टिसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करेगा। तो सब्सिडीज वगैरह इलास्टिक बनाएगा सप्लाई को। और ये रूल्स रेगुलेशन या टैक्सेस वगैरह, अगर हाई टैक्सेस क्या करेंगे, रिड्यूस करेगा इलास्टिसिटी आपकी किसकी, सप्लाई की। फिर एक है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। ठीक है, देखो हर फर्म मतलब एक एक्सपेक्टेशन करता है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, भाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अगर उनको लगता है, प्रोड्यूसर को ऐसी उम्मीद है कि प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होगा, तो वो क्या करेंगे, अपनी सप्लाई को होल्ड बैक कर लेंगे, मतलब कम कर देंगे सप्लाई, अपने पास जो है स्टॉक रख लेंगे। तो उससे क्या होगा, करंट सप्लाई हमारी कैसी हो जाएगी, इनइलास्टिक। बट वहीं पर अगर लग रहा है उनको कि भाई प्राइस आपके गिर सकते हैं, तो वो सब क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे करंट सप्लाई को। ठीक है, तो सिंपल है, अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि इन फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होगा, तो वो क्या करेगा, सप्लाई अपने पास होल्ड बैक कर लेगा, जिससे क्या होगा, जो भी आपकी करंट सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। बट वहीं पर अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि प्राइस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, गिर जाएंगे फ्यूचर में, तो वो क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे आपकी किसको, करंट सप्लाई को, जिससे आपकी सप्लाई क्या बन जाएगी, मोर इलास्टिक। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।